नमस्कार। अफगानिस्तान में जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं, उस पे ये भी कहना मुश्किल है कि हम अभी जिस मुद्दे को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं, 4 घंटे बाद उसकी हालत क्या होगी, उससे कितना आगे हम निकल जाएंगे। तालिबानी एक तरफ देश भर में ज्यादातर प्रदेशों पे कब्जा करने की कोशिश में हो चुके हैं और लगभग 18 प्रदेशों पर उनका कब्जा हो चुका है, यानी कि एक तरीके से बहुमत पे उनका कब्जा हो गया। काबुल में उन्होंने लगभग कब्जा कर लिया है। वहाँ जो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति आवास जो है उसको खाली हो गया, उसमें उनके नुमाइंदे बैठ चुके हैं। और कल तक ये माना जा रहा था, कल रात तक, कि इतनी शांति से जैसे हो गया, ये यकीन नहीं कर रहा था कोई भी। अफगानिस्तान की जानकार जो है वो उस बात पे उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे ये इतना सामान्य तरीके से हो गया। और तालिबानी ने भी कहा कि हम कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं। लेकिन जब पूरी जनता की काफी बड़ी भीड़ एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी है और वहां पर जो केओस मचा है, उससे आलम तो ये तक हुआ, सुबह ये खबर आई कि कुछ एक महिलाओं को जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था, उनको गोली मार दी गई। और उसके बाद तो और बुरी स्थिति हुई है। दूसरी तरफ ये स्थिति है कि कई देश, जो बड़े देश, जो पहले जिनका जलवा हुआ करता था अफगानिस्तान की जमीन पर, वो अब अपने लोगों को ले जाने के लिए किसी तरीके से प्रयासरत हैं और वहां पर उनके जहाज भी नाटो की कल रात की प्रतिबंध के बाद वो नहीं उड़ पा रहे हैं। अमेरिका के जो जहाज हैं, वो बल्कि उनका आलम यह है कि भीड़ की वजह से उनको जो है वो रनवे पर खाली कराना पड़ रहा है, दौड़ाना पड़ रहा है अपाचे को और बाकी जहाजों को। तो ये स्थिति है, ऐसी अफरा तफरी की स्थिति है। लेकिन हमारी बातचीत, मैं और दिलीप सिन्हा साहब, जो इस अफगान के मामलों में बहुत ही विशेषज्ञ माने जाते हैं, जानकार हैं, आपसे बात करेंगे कि अब होना क्या और कहाँ अच्छा हुआ और कहाँ बुरा हुआ। बहुत बहुत आभार दिलीप जी। सामान्यतया हम लोग जिस तरीके की बातचीत शुरू करते थे, उससे अलग थोड़ी आज बातचीत हो रही है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि कैसी स्थितियां हैं और हर वक्त पे चीजें बदल रही हैं। यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी एक देश का राष्ट्रपति, जो पहले बताया जाता था कि कहीं और जा रहा है, आज वो बताया गया ओमान में है और उसकी मंजिल जो है अब वो अमेरिका है। उसी तरीके से कुछ लोग इंडिया आ गए हैं, जिनको जो कई सांसद हैं जिसमें, और कई और प्रमुख एडवाइजर तक के लेवल पे हैं। स्पीकर उनके कहीं और चुने जा चुके हैं। तो अभी कुछ ये कौन गया कौन नहीं गया, ये मानने से ज्यादा ये जरूरी है कि तालिबान के सामने अफगान सरकार ने समर्पण कर दिया है। आप इस समर्पण को कैसे देखते हैं? खास तौर से इतनी शांतिपूर्वक उसे मानते हैं या क्या, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? नमस्ते याकूब, और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हाँ, ये जो परिस्थिति कल जैसे जैसे उभरी और जिन कुछ चंद घंटों में जिस प्रकार से तालिबान पहले काबुल पहुंचे, काबुल के बाहर कुछ देर रुके, उन्होंने अपनी चेतावनी वगैरह दी, और उसके बाद जिस रफ्तार से वो काबुल के अंदर घुसे, और एक तरीके से कह सकते हैं जिस शांति प्रिय तरीके से अंदर घुसे काबुल में, उससे लगता है कि ये कोई जैसे प्री स्क्रिप्टेड कहानी होती है, उस तरह की कहानी थी ये। कल आपने देखा होगा कि अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर से अपने लोगों को अपनी एम्बेसी से उठा के एयरपोर्ट ले जा रहा था। तो ये जो पटकथा लिखी गई थी, उसमें ये था कि एयरपोर्ट का जो हिस्सा है वो सुरक्षित रहेगा, और पश्चिमी देश और अन्य देश के जो राजनयिक हैं और उनके जो सहयोगी लोग हैं, उनको एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और वहां से हवाई जहाज से उन्हें बाहर ले जाया जाएगा। और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने कुछ फौजें भेजी थी, और आज कुछ एडिशनल फौज भेज रहा है अमेरिका एयरपोर्ट की सुरक्षा 6,000 के लिए। जवान है सर अमेरिका के वहां हाँ, पर। हाँ। तो उनकी जिम्मेवारी केवल एयरपोर्ट की सुरक्षा की है। तो अब ये स्पष्ट है कि अमेरिका ने जो बातचीत की, खलीलजाद जो कतर में बैठे हुए अमेरिका के राजदूत, वो और कतर के जो नेता हैं और जो तालिबान नेता वहां पर है, उन्होंने आपस में फैसला कर लिया था कि इस तरीके से काबुल पर
तालिबान का कब्जा होगा। अब इसमें ये तो स्पष्ट है कि अफगान सरकार को कहा गया था कि अब आप लोग आत्मसमर्पण कर दीजिए, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ेंगे तो खून खराबा होगा। और यही बात अशरफ गनी ने अपने आखिरी भाषण में कही। भाषण क्या, आई थिंक फेसबुक पे शायद उन्होंने पोस्ट किया था, फेसबुक उसमें उन्होंने कहा कि ये खून खराबा बचाने के लिए मैंने निर्णय किया है कि मैं यहां से निकल जाऊं। अब अफगान सरकार के भीतर तो सबको मालूम है कि द्वंद्व चल रहा था। उसके दो नेता थे, एक तरफ अब्दुल्ला थे, दूसरी ओर अशरफ गनी थे, तो उनमें आपस में मतभेद था। और तालिबान ने ये कहा था कि अशरफ गनी को नहीं स्वीकार करेंगे, तो अशरफ गनी पे डबल दबाव पड़ गया था अपनी जगह खाली करने का। तो अफगान सरकार का जो आत्मसमर्पण हुआ उसमें अशरफ गनी का बहुत बड़ा रोल आता है कि अशरफ गनी का जाना बहुत जरूरी हो गया था। अशरफ गनी वहां से निकल गए, अपने साथ अमरुल्लाह सालेह को लेके। अमरुल्लाह सालेह तो इंटेलिजेंस के चीफ भी रह चुके हैं, इसलिए वो तो तालिबान के हिट लिस्ट पर थे, तो उन्हें तो तालिबान देखते उन्हें गोली मार देते। तो ये दोनों और जो एनएसए वगैरह को नजदीकी सहयोगी थे, उनको लेकर अशरफ गनी निकल गए, बल्कि निकल ऐसे गए कि उन्हें ये भी अंदेशा नहीं था कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। आजकल रिपोर्ट आ रहे हैं कि उज्बेकिस्तान ने उन्हें लैंड करने नहीं दिया, तो फिर वहां से वो ओमान गए और अब ओमान से शायद अमेरिका चले जाएं। तो इस जो आपने कहा कि इस रफ्तार से क्यों सरकार गिरी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था सरकार के अंदर की कलह, और दूसरा जो विदेशी ताकतें हैं, मुख्यतः अमेरिका, उनका दबाव कि अब तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, अब तुम सरेंडर कर दो। इस पूरी पटकथा में अमेरिका ये भूल गया कि काबुल में लोग भी रहते हैं, करीब 60 लाख लोग वहां रहते हैं, और उसमें अधिकांश ऐसे हैं जो तालिबान से डरते हैं और जिन्हें तालिबान को बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो तालिबान ने जो भी आश्वासन अमेरिका और कतर को दिया है, उस पर अमेरिका और तालिबान तो विश्वास, कतर तो विश्वास कर सकता है, लेकिन काबुल की जनता का उस पर विश्वास नहीं है, और वो लोग रातों रात एयरपोर्ट पहुंच गए भागने के लिए। लेकिन एयरपोर्ट पर जो रेगुलर फ्लाइट्स जो है एयरलाइंस की, वो आज से बंद हो गई हैं। कल मेरे ख्याल से कुछ फ्लाइट्स गई थी, और आज इतनी भीड़ हो गई वहां पे और इतनी अफरा तफरी मची हुई है वहां पे कि रेगुलर फ्लाइट्स कई एयरलाइंस ने बंद कर दिया है, और मेरे ख्याल से आज कोई फ्लाइट नहीं गई है। नहीं, इसके अलावा नाटो का भी रिस्ट्रिक्शन हो गया है वहां पर। अच्छा। हाँ, तो वो फ्लाइट न चलाने के लिए नाटो का भी रिस्ट्रिक्शन है। वो भी एक अजीबोगरीब है, जिसको अभी बहुत ज्यादा डिकोड नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन नाटो का भी एक रिस्ट्रिक्शन लग गया है। तो ये परिस्थिति हो गई है, जैसे अब जर्मनी का देख रहा था कि जर्मनी अब अपने एयरपोर्ट्स के हवाई जहाज भेजने का प्रयास कर रहा है अपने लोगों को निकालने के लिए। तो ये जो लोगों में जो भगदड़ बची है, इसका मेरे ख्याल से पूर्वानुमान अमेरिका ने नहीं लगाया था कि लोग भागना चाहेंगे, और वो हो गया है। दूसरा, तालिबान ने आश्वासन तो दे दिया था कि हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन जहां उन्हें कोई महिला नजर आती है बिना बुर्का के, बिना पर्दे के, तो गोली चला देते हैं। और एक खबर थी कि 5 लोग शायद मारे गए, उस पर ज्यादा नहीं, लेकिन 5 शव निकलते देखे गए थे काबुल के एयरपोर्ट से। तो तालिबान जो हाथ में बंदूक लेके घूम रहे हैं, और उनका जो वास्तविक व्यक्तित्व है, वो तो कहीं न कहीं सामने आएगा ही, और झगड़े तो होंगे ही रास्तों पे। तो इसलिए कब तक शांति बनी रहेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अफगान सरकार जो गिरी है जिस रफ्तार से, उसका बहुत बड़ा कारण उसके अंदरूनी जो कलह था, और अमेरिकी दबाव कि तुम आत्मसमर्पण कर दो ताकि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके। क्योंकि पूरा खेल या पूरी रणनीति की सफलता विफलता अमेरिका पे उड़ा रही है, और आनी भी होगी, क्योंकि 20 साल से आपकी सत्ता थी वहां पर, आप काबिज थे वहां पर, आपने अभी छोड़ने का फैसला किया। अब मतलब अमेरिका में नई सरकार के आने के बाद ज्यादा हुआ। एक बात और भी कही जा रही है, जिसको कैसे कहेंगे, इसको आप बताएं कि क्या अगर अमेरिका में ट्रंप की सरकार होती तो भी वो स्थितियां ऐसे ही होती? देखिए, ये खेल जो है ये तो शुरू किया ट्रंप ने ही। मार्च 2020 में जो समझौता हुआ था तालिबान के साथ, वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का समझौता था, और उस समझौते में बातचीत हुई थी कि
तालिबान एक मिलीजुली सरकार का हिस्सा बनेंगे, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होगा, लेकिन सीज फायर की, युद्ध विराम की कोई बात नहीं थी इसमें। तो तालिबान ने कभी यह नहीं कहा कि हम बंदूक गोली नहीं चलाएंगे या जबरदस्ती सत्ता नहीं हथियाएंगे। उन्होंने कहा बातचीत चलती रहेगी, और ऐसा ही हुआ भी कि एक ओर तो बातचीत चल रही थी कतर में, दूसरी ओर तालिबान जो थे वो चारों तरफ आगे बढ़ रहे थे अपने बंदूक लेकर। तो ये खेल तो शुरू किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, खत्म करने की स्थिति में बाइडेन आ गए। अब कल एक कोई प्रतिनिधि था उनका बोल रहा था कि ये तो पिछली सरकार ने शुरू किया था, हम क्या करते, हमने तो उससे आगे बढ़ाया है। ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अब अगर ट्रंप ने गलती की थी तो आपको उस गलती को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो तो इसका पूरा फायदा उठाएंगे। वो क्या करते ये तो नहीं मालूम है किसी को यदि वो सत्ता में होते, लेकिन इतना निश्चित है कि अब रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप बाइडेन की इस भूल का पूरा फायदा उठाएंगे। आज व्हाइट हाउस के सामने एक प्रदर्शन हो रहा है लोगों का, जिसमें कि राष्ट्रपति बाइडेन की निंदा हो रही है। और अफगानिस्तान में जो भी हो, तालिबान सरकार बने या कलह हो, जो भी हो, इस पूरे हादसे की जिम्मेवारी राष्ट्रपति बाइडेन के सर पर पड़ेगी, क्योंकि अशरफ गनी तो बहुत छोटे खिलाड़ी थे, वो चले गए, खत्म हो गए। बाइडेन तो अगले 3 साल तक राष्ट्रपति रहेंगे अमेरिका के, तो उनका जो कार्यकाल है उस पर ये एक बहुत बड़ा एक काला धब्बा लग चुका है। अब उसे धो पाएंगे या कुछ और उपलब्धि हासिल करके इसे मिटा पाएंगे कि नहीं, आगे देखना होगा। लेकिन आपके सवाल का जो जवाब यही है कि ट्रंप ने शुरू तो किया था, लेकिन इसका पूरा फायदा वो उठाने वाले हैं। क्योंकि बाइडेन के अभी जैसे कि डेमोक्रेट लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है कि अभी 3 साल है, और 3 साल में वहां की गंगा जमुना में न जाने कितना पानी बह चुका होगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन ये भी सच है कि तालिबान ने अपने वायदों का, जो उसने कहा था कि ज्वाइंट मतलब मिलीजुली सरकार होगी, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। अब आए और कब्जा कर लिया सीधे सीधे, और जो खून खराबा नहीं होगा। अब आपको क्या लगता है, ये जो खून खराबा अभी हो रहा है, जो 5-6 लोग मारे गए, या तो कोई भी सत्ता परिवर्तन में इतना तो ये बहुत कम माना जाता है, बहुत ही कम माना जाता है। छोटे छोटे देशों में भी होता है। तो तालिबान और अफगानिस्तान का जिस तरीके से मामला चलता रहा है, उसमें बहुत ज्यादा आशंका थी। तो क्या लगता है आपको कि ये अब यही समाप्त हो जाएगा, लोग डर जाएंगे, अंदर घरों में चले जाएंगे, और तालिबान को काबुल की सत्ता पूरी तरीके से अफगान की सत्ता मिल जाएगी, और धीरे धीरे चीजें सामान्य होंगी? या ये होगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, ब्रिटेन कहने लग गया है, बोरिस जॉनसन ने अभी कहा है कि साहब आप लोग कोई भी है मान्यता ना दीजिए। तो अभी मान्यता देने की एक तरफ होड़ होगी, कुछ देश होड़ में लगेंगे तालिबान को मान्यता देने की, और दूसरी तरफ कुछ देश जो है बिल्कुल विरोध में सामने आएंगे। क्या स्थितियां बनने जा रही है? देखिए, जहां तक मैंने देखा है, रूस ने घोषणा की है कि उनका जो दूतावास है वो वहां बना बरकरार रहेगा। टर्की ने भी कहा है कि उनका दूतावास वहां बरकरार रहेगा, वो उससे बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों देश तो निश्चित रूप से मान्यता दे देंगे। मेरे ख्याल से चीन और पाकिस्तान भी मान्यता दे देंगे, देना ही देना है, दे देंगे ये लोग। अब बचे जो प्रमुख पश्चिमी देश हैं और भारत। ब्रिटेन ने, आपने कहा कि जॉनसन ने कहा है कि वो नहीं देंगे मान्यता, लेकिन ब्रिटेन पहले भी तालिबान के साथ बातचीत कर चुका है, इसलिए इनफैक्ट 2005 में एक समझौता भी कर चुका था हेलमंद में। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के संबंध तालिबान के साथ नहीं रहे हैं पहले, इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि ब्रिटेन ज्यादा दिन अलग रह पाएगा। और यदि तालिबान सरकार वहां पे शांति स्थापित रख पाती है काबुल में, तो ब्रिटेन उसे मान्यता दे देगा। अमेरिका क्या करता है ये देखना होगा। ब्लिंकन ने कहा तो है कि वो पराया स्टेट घोषित कर देंगे यदि वहां पर हिंसा हुई तो, या जबरदस्ती तालिबान ने कब्जा किया तो। कब्जा तो हो ही चुका है, अब तो वो कहानी पुरानी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्या करेगा और भारत क्या करेगा। ये दो प्रमुख देश हो जाते हैं। ईरान की बात आती है, ईरान ने भी पहले से बातचीत की हुई तालिबान के साथ। तो इन तीनों देशों की जो नीति रहेगी
वो मेरे ख्याल से मुख्यतः रहेगी कि काबुल में कितनी शांति रह पाती है और तालिबान का क्या व्यवहार रहता है अपने नागरिकों के प्रति। यदि बहुत लोगों को परेशान करते हैं, गोलीबारी होती है, तब परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर शांति रही तो मेरे ख्याल से अधिकांश देश सब राजनयिक संबंध तो स्थापित कर ही लेंगे, मान्यता तो दे ही देंगे। अब ये अलग बात है कि मान्यता देने के बाद दोस्ती और अन्य जो संबंध होते हैं दो देशों के बीच में, वो कितना आगे बढ़ते हैं, उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी तालिबान ऐसी परिस्थिति में नहीं होंगे कि वो व्यापार या जनसंपर्क के और जो 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 होते हैं मापदंड होते हैं दो देशों के बीच में संबंध मजबूत करने के, उसमें आगे बढ़ कर पाए। लेकिन अभी की स्थिति में आपको क्या लग रहा है, जो मेरा पहला सवाल था, कि अभी वहां पर अफगानिस्तान में शांति की संभावना सचमुच आप देखते हैं, या ये है कि कोई काबुल में रेसिस्ट करने वाली ताकतें होंगी, या ये है कि अफगानिस्तान तालिबान ऐसी हरकतें करेगा जिसकी वजह से अन्य जो बाहरी देश हैं वो कुछ रेसिस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि अमेरिका भी आगे है। और खास तौर से अब जब बाइडेन की छवि बहुत खराब हुई है, तो क्या उसमें कोई संभावना बचती है कि वो तालिबान पर कुछ हमला करके या तालिबानियों पर कुछ रोक लगाने की कोशिश करेंगे? उस तरह कोई संभावना बचती है? देखिए, इसकी संभावना तभी होगी जब जो चार जो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और पाकिस्तान, यदि इन चारों देशों में से कोई देश इतना नाराज होता है कि वो अफगानिस्तान में जो विरोधी तत्व जो हैं उनको सहायता देना शुरू कर दे, बिना उसके तालिबान का विरोध करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो हथियारों से लैस हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास शक्ति है, तो उनके विरुद्ध खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। आम जनता इस तरह से उनका विरोध नहीं कर सकती है, वो दब के अपने अपने घरों में बंद हो जाएगी और जो जितना विकास हुआ वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा जब रूस ने आक्रमण किया था अफगानिस्तान के ऊपर 1979 में 1979 में किया था, तो उस समय भी शुरू में शांति थी। फिर जब अमेरिका ने पाकिस्तान से मुजाहिदीन को समर्थन देना शुरू किया, उसके बाद गृह युद्ध शुरू हुआ अफगानिस्तान में। वही परिस्थिति इस दफा भी हुई थी कि जब पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन देना शुरू किया, तो उसके बाद से तालिबान वहां पे अफगानिस्तान में जाकर अपने आक्रमणकारी काम कर रहे थे। तो इस वक्त हमें देखना होगा कि पाकिस्तान से तो उम्मीद कम है, इस वक्त ईरान से उम्मीद हो सकती है, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से हो सकता है हो, लेकिन अभी ऐसा कोई इसका कोई संकेत नहीं मिला है कि ऐसा होगा। हाँ, यदि तालिबान बहुत ज्यादा आतंक फैलाते हैं जनता में, तो लोग भागेंगे, उससे आक्रोश होगा, और विशेषकर यदि वो शियाओं का जो वहां पे जो हजारा हैं उन पर ज्यादा दमन की नीति अपनाते हैं, तो ईरान बाध्य होगा कुछ करने के लिए, तो उससे फिर विद्रोह की भावना शुरू हो सकती है। देखिए, शियाओं पर जहां तक सवाल है, तो अभी तालिबानों ने जो आज जो तस्वीरें आई हैं उसमें बहुत साफ है, चौराहों पर जो अभी इस समय मुहर्रम के मद्देनजर और जो कुछ उन्होंने वहां उनके झंडे या जो ध्वज लगे हुए थे उनको हटाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और वो शिया सुन्नी का जो तनाव है वो वहां लगता है कि आगे बढ़ने वाला है। ऐसी स्थितियां या ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन ये भी सवाल है कि क्या वहां पर अफगानिस्तान के शिया इतने सक्षम हैं कि वो आपस में कुछ कर सकें? सक्षम तो नहीं है, हजारा वहां पे बहुत ही एक वहां की पीड़ित समुदाय है वहां का, अफगानिस्तान का। लेकिन तब है कि यदि उन पर बहुत शोषण होता है और ईरान उनके समर्थन में आता है, तो थोड़ा बहुत उपद्रव की स्थिति हो सकती है, कुछ गतिविधि तो हो सकती है शांति भंग होने की। लेकिन हाँ, ये उम्मीद रखना कि वहां के जो शिया समुदाय है वो तालिबान को उखाड़ फेंकेगा, इसकी संभावना मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक। एक बहुत मूल सवाल रहा है, वो ये कि
अफगानी सेना जो है, जो पिछली बार भी जब हम लोगों ने बातचीत की थी, 3-3.25 लाख की सेना है और तालिबानी 60-65 और ज्यादा से ज्यादा 75,000 के आसपास माने जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी अमेरिका के गए वहां निकले हुए अभी 2 ढाई 3 महीने हुए हैं और ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल त्राही त्राही मच गई, जितनी ट्रेनिंग थी उनको दी गई वो सब खत्म हो गई और उन्होंने आकर के समर्पण कर दिया। क्या वजह आप वही मानते हैं कि पैसे की तंगी थी या कुछ और भी चीजें रही हैं, या जब तक वहां अमेरिका सेना रही तो सैनिक जो है वो उन पे पलते रहे और जब उनको लगा कि हालात ठीक नहीं है तो चलो मिल जाना या भाग जाना उन्होंने बेहतर समझा? देखिए, अब अफगान सेना ने समर्पण नहीं किया है, ऐसा ऐसा कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें ये देखें कि 100-150 अफगान सैनिकों ने अपने हथियार डाल करके हाथ खड़े कर भाग दिए, गए। कहा कि हमें भाग गए। वो जी भाग गए, सारे ने अपने अपने हथियार पता नहीं कहीं फेंक कर वो आम नागरिक बन के निकल गए हैं, यानी लोगों में घुल मिल गए हैं। तो वो जिसे कहते हैं कि वो पिघल गए और बिखर गए। तो ये परिस्थिति हुई है। तो ये परिस्थिति क्यों हुई है, इसका मुख्य कारण मेरे ख्याल से है कि अफगान नेतृत्व, जो सरकार थी अशरफ गनी की, उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि हम तालिबान का विरोध करें। यानी ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर कि युद्ध हुआ हो। आपने लड़ाई देखी होगी यमन में, सीरिया में लड़ाई हुई थी, तो एक एक शहर में एक एक शहर को कब्जा करने में विरोधियों को महीने लग जाते हैं। इदलिब में तो सालों लग गए, घर घर में लड़ाई होती, बंदूक चलती, गोलियां चलती थी। अफगानिस्तान में 10 दिन के अंदर सारा अफगानिस्तान गिर गया, कहीं गोली नहीं चली। इसका मतलब है कि सेना को तो आदेश ही नहीं मिला कभी कि वो विरोध करे। हो सकता है कि सेना को बंदूक भी नहीं दिया गया हो, तुम लड़ो जाकर, कि जितने हथियार थे वो अमेरिका ने वापस ले लिए हों। क्योंकि ये जो सारा जो खेल हुआ है, ये अमेरिका को बनाया हुआ है। कतर में सारी बातचीत हो रही थी, वहां खलीलजाद बैठे हुए थे, वहां तालिबान नेता बैठे हुए थे, तो वहां से सारे आदेश आ रहे थे कि यहाँ पर क्या किया जाए। और मोटा मोटी तालिबान जो मैदान में थे वो उस आदेश को मान भी रहे थे। लेकिन इसलिए अफगान सेना ने कहीं पर कोई विरोध नहीं किया। युद्ध की बात तो दूर की बात है। यहां तक कि जब काबुल पर भी खतरा हुआ, तब भी जब किसी शहर पर खतरा होता है तो पहला काम सरकार करती है कि कर्फ्यू घोषित कर देती है, जो तालिबान ने अभी किया है। तालिबान ने रात में 9 बजे रात से आज से कर्फ्यू शुरू कर दिया है काबुल में। अफगान सरकार ने कर्फ्यू कभी नहीं घोषित किया। यदि कर्फ्यू घोषित करके अफगान सरकार अपने 100, 150, 200 सैनिकों को खड़ा करती कि तुम जाके लड़ो, तो कम से कम 2-3 दिन लगता तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में। वो तो किया नहीं तालिबान, अफगान सरकार ने। तो अफगान सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, कोई एक प्रयास भी नहीं किया तालिबान को सैन्य शक्ति से रोकने। आपने कहा कि अमेरिका का ये स्क्रिप्टेड पथा मतलब लिखी हुई पटकथा के हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी तो सामने आती है कि तालिबान जिस सफलता से आगे बढ़ता चला गया, उसने एक तरफ आपको उलझाए रखा बातचीत में दोहा में, और अब्दुल्ला अब्दुल्ला वहां बातचीत करते रहे और यहाँ पर राष्ट्रपति रहे अपने हिसाब में। लेकिन क्या लगता है कि वो तालिबान ज्यादा सफल रहा, अमेरिका नहीं अपनी बात कर पाया या अपनी बात समझा पाया या अपनी रणनीति में सफल नहीं हो पाया? देखिए, अमेरिका ने शुरू से एक काम किया था कि अफगानिस्तान में जिनको ये लोग वॉरलॉर्ड कहते हैं, कि जो योद्धा थे अफगानिस्तान के, उनको बहुत पहले ही सरकार से अलग अलग कर दिया था। इस्माइल खान हो, अहमद शाह मसूद के बेटे हो, ये लोग सरकार में नहीं थे। सरकार थी अशरफ गनी की, जो एक अर्थशास्त्री हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन योद्धा नहीं है उनका। वो एक एकेडमिक है, शिक्षक प्रोफेसर रहे हैं। तो उनकी सरकार ने कभी कोई रणनीति नहीं तैयार की तालिबान को रोकने की। और जिनको रोकने की क्षमता थी, जो लड़ने के जिनमें काबिलियत थी, वो सरकार में थे ही नहीं। उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया मज़ार शरीफ के आसपास इकट्ठा होने का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ऐसी परिस्थिति में अफगान सरकार ने या अफगानिस्तान राष्ट्र ने
कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहीं कहीं पर तालिबान से युद्ध किया जाए। मैं दोबारा उदाहरण दूंगा सीरिया का। सीरिया में भी ऐसा लग रहा था आज से 2010 के में कि सरकार गिरने वाली है, सरकार आजकल में गिर जाएगी, लेकिन सरकार बच गई और लड़ते लड़ते धीरे धीरे उसने अधिकांश सीरिया पर अपना कब्जा कर लिया है वापस। तो ऐसा होता है कि यदि काबुल भी इन लोगों ने बचा के रखा होता सरकार ने, तो कह सकते थे कि हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे अफगान सरकार जो है वो वापस अपनी अपनी सत्ता दोबारा स्थापित कर ले, लेकिन नहीं कर पाई। अब स्थिति भारत को लेकर के, भारत के बारे में दो तरीके की चीजें हैं कि भारत के संपर्क तालिबानों से भी रहे, एक इसको कभी बहुत ज्यादा साफ बात कही नहीं गई। क्या भारत की स्थिति क्या होगी? क्या अब जब तालिबान की सत्ता आ गई है वहां, तो भारत को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक सवाल है। और दूसरा, भारत और के ऊपर दबाव कितना होगा, खासतौर से अफगानिस्तान तालिबानी और पाकिस्तानियों की यारी को देखते हुए हमारे ऊपर रणनीतिक दबाव कितना होगा? देखिए, अब तो तालिबान सत्ता में आ गए हैं, उन्हें केवल घोषणा करनी है कि उनकी सरकार स्थापित हो गई है। सरकार स्थापित करके उन्हें एक हेड ऑफ स्टेट, एक राष्ट्रपति वगैरह जो भी कहेंगे, वो जो भी नाम देंगे उसकी घोषणा कर देंगे तो सरकार बन जाएगी। एक दफा सरकार बन जाती है तब हमारे देश की जो आमतौर की नीति रही है वो रही है कि सरकार जैसी भी हो, जो भी सरकार सत्ता में है उससे हम राजनयिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसे बहुत कम उदाहरण है जहां पर कि हम किसी सत्तारूढ़ सरकार को मान्यता नहीं देते। उसमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण तो तालिबान का ही है, जो 1996 से 2001 तक 5 साल तालिबान की सरकार थी, लेकिन हमने उसे मान्यता नहीं दी। उसके कारण थे। दूसरी ओर ताइवान है, उसे हम मान्यता नहीं देते हैं क्योंकि चीन का दबाव रहता है। तो ऐसे उदाहरण बहुत कम है दुनिया में जब हम किसी सरकार को, सत्तारूढ़ सरकार को मान्यता देने से इनकार करते हैं। तो अब यदि तालिबान की नीतियां थोड़ी बदलती हैं, थोड़ा शांतिपूर्ण उनकी सरकार बन जाती है वहां पे, तो भारत के लिए उसे मान्यता नहीं देने का कोई कारण नहीं रहता है। लेकिन तब है कि जैसे मैं कहा कि एक ओर तो है मान्यता देना, दूसरा है संबंध अच्छे करना, यानी संबंध बढ़ाना। उसकी परिस्थिति बहुत कम रहेगी क्योंकि तालिबान सरकार तो पहले ये फैसला करे कि वो जिस क्षेत्र में भारत अफगानिस्तान की सहायता कर रहा था, जैसे अस्पताल था वहां पे जहां पे हमारे महिला डॉक्टर वगैरह थी, स्कूल थे, उनको चलाना चाहते हैं कि नहीं। यदि वो स्कूल बंद कर देंगे तो हम क्या सहायता देंगे उनको। अब उन्हें संसद की क्या जरूरत है, हमने संसद की बिल्डिंग बनाई है वहां पे। अब तालिबान बताए कि हम उसको मेंटेन करें, उनकी सहायता करें, उसमें डैम बनाए हैं हमने, उन्हें डैम की जरूरत है कि नहीं है। तो अब ये देखना हो कि तालिबान सरकार क्या चाहती है और किस क्षेत्र में भारत से संबंध बढ़ाना चाहती है। यदि व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है तो मेरे ख्याल से मुझे हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उससे अफगान की जो जनता है, जो भी हम थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह अफगानिस्तान से आयात करते हैं, उससे अफगान की जनता को आर्थिक सहायता मिलती है। तो हमें वो करने में, अब चूंकि वो सत्ता में आ गए हैं, अब वो एक विपक्षी दल नहीं रहे और उनकी नीतियां मोर और लेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो मुख्य जो सिद्धांत थे उनके विरुद्ध नहीं होती है, मानवाधिकार का उल्लंघन ज्यादा नहीं करते, तो हम उनके मान्यता देने में कोई परेशानी नहीं। अब जैसा कि माना जाता है कि अफगानी जनता जो है वो उसके प्रति, भारत के प्रति उसका जो है, अफगानी जनता का कोई दुराग्रह नहीं है, उनमें एक मान सम्मान आपस में बना हुआ है, हमारी संस्कृति, हमारा बहुत कुछ उनसे मिलता जुलता है। तो क्या इसका जो तालिबानी प्रमुख है बिरादर महोदय, वो कुछ उसका फायदा उठाएंगे भारत के साथ संपर्क ठीक करने में, या वो वही पाकिस्तान जो कहेगा उसी हिसाब से चलना पसंद करेंगे? और पाकिस्तान के साथ वो किस हद तक जाएंगे, ये भी अभी तक तो इस्तेमाल पाकिस्तान का ये लोग कर रहे थे, अब क्या स्थिति होने जा रही है और चीन की क्या भूमिका होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस पे अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि तालिबान क्या होंगे।
कुछ लोगों का कहना है कि तालिबान बदल गए हैं, अब वो पुराने तालिबान नहीं रहे। कुछ लोगों का कहना है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तालिबान जो बोलते हैं और जो करते हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, इसलिए उसके झांसे में मत आइए। लेकिन जहां तक स्थिति का सवाल है, उसमें 2-3 बातें ध्यान देने को है कि एक की तालिबान पर जो भी दबाव डाला है अमेरिका ने, वो पाकिस्तान के मार्फत नहीं डाला है, कतर के मार्फत डाला है। ये भेद हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका की जो भी बातचीत तालिबान के साथ हो रही है वो कतर में हो रही है। चूंकि पाकिस्तान से अमेरिका के संबंध उतने अच्छे रहे नहीं है और पाकिस्तान के पास शायद उतना पैसा भी नहीं है कि वो तालिबान को अपने नियंत्रण में रख सके पूरी तरह। कतर के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सहायता दे सकता है तालिबान की वो, और कतर में अमेरिका का बेस भी है। इसलिए एक ये परिवर्तन हुआ है कि तालिबान के का जो नियंत्रण है इस वक्त वो ज्यादा कतर में है बनिस्बत पाकिस्तान के। अब हमें देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान के संबंध खराब नहीं है। अब जैसे कल रात थोड़ी देर के लिए तोरखम के जो बॉर्डर जो है, जहां से कि सारी सामग्री जाती है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का लाइफ लाइन जिसे कहते हैं, वो तोरखम बॉर्डर पोस्ट है, पेशावर से आगे जाकर जो है, वो बंद था कल रात, आज खुल गया है और पाकिस्तान से ट्रक भी चलने लगे हैं अफगानिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के संबंध अभी भी बहुत मधुर हैं, बहुत अच्छे हैं तालिबान के साथ। तालिबान का जो क्वेटा शूरा है वो क्वेटा में केंद्रित है। इसलिए पाकिस्तान के संबंध तो अच्छे रहेंगे ही, और पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि तालिबान को भारत से अलग रखा जाए और उनके जो हमारे जो मतभेद हैं उनको वो फासला पटने नहीं दिया जाए। ये तो पाकिस्तान की कोशिश रहेगी। अब तालिबान नेता किस हद तक पाकिस्तान और का जो इसका ये जो अंकुश है उसका विरोध कर पाते हैं, उससे बाहर निकल पाते हैं, ये हमें देखना होगा। हमें मेरे ख्याल से अभी इस वक्त तो शांतिपूर्ण बड़ी पेशेंस से बैठना चाहिए कि देखें कि हम तालिबान क्या कर रहे हैं। उसके बाद यदि तालिबान कुछ संकेत देते हैं तब फिर हम उनसे बातचीत या जो भी संपर्क स्थापित करने की बात होगी वो सोच सकते हैं। उसके चीन के बारे में, चीन की भूमिका को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? चीन ने भी एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये उम्मीद करते हैं कि तालिबान जो है वो चीन के हितों की रक्षा करेंगे। तो चीन की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त अपने हितों की रक्षा करने की है, और चीन के सबसे बड़ा हित तो शिनचियांग है, जहां पर कि एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है चीन का, जहां विगुर तुर्क समुदाय है वो रहता है, और उनकी एक संस्था है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट करके, जो कि जिसके सदस्य कुछ पाकिस्तान में भी छिपे हुए हैं, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ अन्य देशों में है, तुर्की वगैरह में भी है। तो चीन को इस बात का डर है कि ETIM जो है वो अफगानिस्तान में अपना गढ़ बना लेगा। तो चीन का प्रयास है कि पहले तो उसे रोका जाए, तो ETIM को कोई समर्थन नहीं मिले अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा, एक तो ये होगा। और दूसरा, यदि शांति स्थापित हो गई अफगानिस्तान में, तब चीन की रुचि होगी अफगानिस्तान में जो संसाधन है उसके, जो खनिज पदार्थ हैं, उनको निकालने का, ताकि वो अपने जो उनका जो BRI है, जो रोड लिंक है मध्य एशिया से, BRI वगैरह जो है, उससे वो लेकर के चीन ले जा सके। तो वो आगे की बात है, अभी संभव नहीं होगा, लेकिन अभी उनका है मुख्य ETIM। मुझे लगता है कि अभी हम लोग बिजनेस की बात छोड़ दें, या चीन ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, $20 बिलियन कर रखा है, भारत ने $6 बिलियन कर रखा है, वो अभी फिलहाल किनारे की बात है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए और इंतजार करना होगा कि आगे किस हालत में स्थिति होती है। अगर कानून व्यवस्था वहां की सामान्य रहती है तो शायद फिर उसके बाद आगे की स्थितियां देखी जाएंगी, कौन देश उसको मान्यता देते हैं, उनसे कैसे संबंध रखे जाते हैं। और अभी तालिबान, काबुल, अफगानिस्तान, ये सब चीजें, शब्द ऐसे हैं जो आपको लगातार अगले 2-3 महीने तक सुनाई देते रहेंगे कम से कम, और इस पे बहस और भारत की भूमिका पे बहस बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत आभार दिलीप जी आपका कि आपने इतना समय दिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को और बहुत जानकारी शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया सर।